चलिए आप लोग शुरू हो जाइए। देखिए आज हम इस किताब के कुछ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पढ़िए। आपको क्वेश्चन यहाँ दिखेगा, हम अपने लैपटॉप में क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहे कि रुखसाना 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घर से शहर गई, लेकिन उसी रास्ते वापस आते समय उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आने जाने में कह रहा है उसको कुल 16.5 घंटे लगे, तो रुखसाना शहर से कितनी दूर है। अच्छा सोचिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे उसका घर होगा, यहाँ पे शहर है। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जब गई तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई, लेकिन जब शहर से घर आई तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आई। और आने जाने में जो उसको टाइम लगा है वो लगा है 16.5 घंटे। तो अब कह रहा है कि घर से और शहर से, है ना, वो कितनी दूर है, यानी कि शहर से वो कितनी दूर है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के घर से और शहर के बीच की दूरी क्या है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। देखिए ट्रिक के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। ठीक है कि ऐसे सवालों को कैसे हम लगाते हैं। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, लेकिन यहाँ पे चाल 2 दे दिया है। तो जब भी चाल 2 दे और समान दूरी को, यानी समान दूरी को जब तय किया जाए तो और चाल 2 दे तो उसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसका औसत निकाल लेते हैं। तो औसत निकालने का तरीका हमने क्या बताया है कि एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, और चूँकि टाइम है तो टी से गुणा कर देंगे तो दूरी हमारा निकल जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणा समय से। चाल कैसे निकालेंगे, तो औसत लेंगे। जब समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो हम औसत चाल लेंगे, और समय हमारा दिया ही है पूरा। अब देखिए यहाँ से औसत चाल निकालेंगे तो 6 और 5, तो 6 गुणे 5 करेंगे। नीचे क्या करना है, इन्हीं दोनों को जोड़ना है, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11। तो चूँकि टाइम कितना दे दिया है तो 16.5 घंटा। तो 16.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं, तो 2 और 16, 16 गुना 32 है 33/2, तो इसको लिख सकते हैं 33/2। अब देखिए 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 3 33, और 2 से काटेंगे तो 2 3 6। अब देखिए 3 का पूरा 5, 3 5 15, 15 3 45, यानी दूरी हमारा कितना हो जाएगा, तो 45 किलोमीटर हमारा दूरी हो जाएगा। याद रखिए जब समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाता है तो वहाँ पे औसत चाल लेते हैं, और औसत चाल निकालने का हमने फॉर्मूला बता रखा है कि एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई हमारा औसत चाल हो जाता है। समय हमको दिया है तो हमें दूरी मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर कहता है, थोड़ा सा और सीख लेते हैं, अगर कहता है कि कुल दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक गई फिर यहाँ से यहाँ तक आई, तो कुल दूरी का मतलब इसका 2 हो जाता, 2 गुना इसका हो जाता। तो 45 है तो इसका 2 गुना हो जाता है, 90 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि सिर्फ शहर से कितनी दूरी, यानी कि एक बार दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बस दूरी एक बार पूछ रहा है, तो 45 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पे पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि जब 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 40 की गति से और 32 की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर देती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की जो है कि लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी है जो इधर से इस दिशा में जा रही है, लेकिन एक दूसरी रेलगाड़ी है जो इधर से इस दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में दोनों है। अब दे दिया है कि इसका गति कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझते हुए चलेंगे। इसका गति कितना है, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड लेता है। तो इसमें मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे क्या होगा, बैठा होगा। अब आपने पढ़ा है कि जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, तो वहाँ पे उस इंसान की जो है कि लंबाई हम नहीं लेते हैं। लंबाई किसकी लेते हैं, तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए क्योंकि यहाँ तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, लंबाई तो हम इसकी लेंगे, इसकी लंबाई नहीं लेंगे, लेकिन इसका चाल जरूर लेंगे, क्योंकि जिस रेलगाड़ी में बैठा है वो रेलगाड़ी जिस गति से जाएगी वो इंसान भी उसी में बैठा है, तो उस इंसान की भी गति क्या होगी, रेलगाड़ी की गति के बराबर होगी। तो चूंकि इसका चाल लेंगे लेकिन दूरी नहीं लेंगे, तो अब देखिए फॉर्मूला हमारा वही बन जाता है। दूरी हमसे पूछा है इसका, तो दूरी बराबर क्या होगा, कॉन्सेप्ट सीखिए। दूरी बराबर क्या होता है,
चाल गुणे समय। देखिए हमको चाल भी दे दिया है, समय भी दे दिया है, दूरी हम आराम से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे सोचना ये था क्योंकि इसका चाल लेंगे हम, लेकिन इसकी दूरी नहीं लेंगे। चाल क्यों लेंगे? क्योंकि रेलगाड़ी में बैठा होगा तो रेलगाड़ी जिस गति से जाएगी आदमी भी उसी गति से चल रहा होगा, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। तो यहाँ पे रखते हैं चाल कितना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और सीख लीजिए कि जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो वहाँ पे चाल जुटता है। अगर ऐसे देखेंगे कि ये एक रेलगाड़ी है और ये दूसरी रेलगाड़ी है तो ये गन से ऐसे निकल जाएगा तो यहाँ पे चाल क्या होता है? जुट जाता है। लेकिन जब एक दिशा में होता है तो चाल वहाँ पे घट जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि चाल जो है कि विपरीत दिशा में है तो चाल क्या होता है? जुट जाता है। तो 40 और 32 कितना हो जाएगा? तो 72। अब चूंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटे में है और टाइम हमको 15 सेकेंड दिया है, यानी कि सेकेंड में दिया है, तो हम इस चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो जब मीटर प्रति सेकेंड में किलोमीटर प्रति घंटे को बदलते हैं तो क्या करते हैं? तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 से गुणा कर देते, चूँकि इतना तो आपने पढ़ा होगा पहले। तो अब ये तो हो गया चाल। समय कितना दिया है? तो 15 सेकेंड। 15 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, हमारा दूरी निकल जाएगा। दूरी कितना निकलेगा? तो इस वाली रेलगाड़ी का दूरी हमें निकल जाएगा। अब देखिए 18 एकम 18, 18 चौको 72 और 4×5 20, 4×5 20 और गुणे हमारा 15 है। तो 20 और 15 का गुणा करोगे तो हमारा 300 मीटर आ जाएगा। 300 मीटर, यही 300 मीटर किसकी लंबाई होगी? तो इस वाली रेलगाड़ी की लंबाई होगी जिसने इस आदमी को पार किया है। अच्छा, अगर इस रेलगाड़ी को पार करता है, इस रेलगाड़ी को पार करता है तो इसकी दूरी और इसकी दूरी, दोनों की दूरी लेते हैं। लेकिन आदमी को पार किया है तो आदमी की दूरी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि आदमी की दूरी जो होता है वो ट्रेन की अपेक्षा एकदम निगेजिबल माना जाता है, ठीक है, जीरो माना जाता है। इसलिए हम इसकी दूरी नहीं लेंगे, लेकिन इसकी चाल लेंगे, ठीक है। लेकिन इस दिशा में ज़्यादा चाल को घटाते, लेकिन विपरीत दिशा में चाल क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट को देखिए, सीखते हुए चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 6245 को 52 के बजाय 62 से गुणा कर दिया तो उसका सही उत्तर है ना, उसका सही उत्तर से कितना अधिक है? 62 और 45 को गुणा कर रहा है। कह रहा है कि कोई दुकानदार है ना, कोई दुकानदार 6245 को 52 से गुणा करना था, लेकिन गुणा कर दिया है इसी संख्या को 6245 को 62 से गुणा कर दिया है। सवाल तो यही है। कह रहा है कोई दुकानदार 6245 को 52 से गुणा करने के बजाय 62 से जो है गुणा कर दिया है। तो अब कह रहा है कि ये जो उत्तर है इससे कितना ज़्यादा है, ज़्यादा हो चाहे कम हो, तो वहाँ पे क्या निकालते हैं? हम अंतर निकालते हैं। क्योंकि देखिए सवाल अगर आप करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करके घटाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो ये सवाल जो है कि अगर आपका दिमाग चलता है थोड़ा सा, आप सेकंड में बना लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए चूँकि कितना ज़्यादा है चाहे कितना कम है का मतलब होता है कि अंतर पूछ रहा है, तो हम सीधा सीधा अंतर लगा देते हैं। अंतर का चीज माइनस होता है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। अब देखिए दोनों जगह 6245 दिख रहा हो आपको, तो हम क्या करते हैं? 6245 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए चूंकि हमें अंतर निकालना है तो अब क्या बचा? 52 यहाँ से बचा, यहाँ से बचा 62। अब देखिए 52 और 62 के बीच में अंतर कितने का है? तो आप देखेंगे तो 10 का अंतर है, तो 10 होंगे, ठीक है। क्योंकि अंतर ही पूछा है, कितना ज़्यादा है चाहे कितना कम है, तो उसका मतलब होता है घटाना, यानी अंतर का मतलब कम करना, ठीक है। कंपेयर करते हैं तो देखिए 6245 कॉमन ले लिए और 52 और 62 के बीच में अंतर है 10 का, तो इसी 10 से इसको गुणा कर दीजिए। तो 62 45 और 10 से गुणा करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 62,450 हमारे ये अंतर हो जाएगा। दोनों के बीच में कितना अंतर है? तो 62,450 रुपये, 50 रुपये हो चाहे कुछ भी हो, तो ये हमारा अंतर हो जाता है। सवाल छोटा सा था, ज़्यादा इसमें बताने वाला कुछ नहीं है, बस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो आसानी से हमारा लग जाएगा। क्योंकि आप गुणा करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि cos x प्लस साइन x बराबर √2 cos x, तो cot x का मान क्या होगा? cos x दे दिया, लिखिए cos x प्लस साइन x बराबर √2 cos x। तो पूछ रहा है कि cot x बराबर क्या होगा?
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लगाने में बहुत आसान है इसको। देखिए यहाँ पे cos x क्या कर रहा है, तो गुणा कर रहा है। आप क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, तो इधर ले आए, इधर जब आएगा तो इधर गुणा कर रहा है तो उधर क्या करेगा, भाग दे देगा। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, मिटा के इधर भाग दे देते हैं। दोनों में क्या करेंगे, cos x से भाग दे देंगे। तो cos x बटे cos x, sin x बटे cos x। तो देखिए cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान से समझिए। अब sin x बटे में cos x कितना हो जाएगा, 10x बराबर क्या बचा इधर, √2 बराबर बचा √2। अब देखिए 10x को रहने देंगे तो एक यहाँ पे जोड़ रहा है तो उधर जाके घट जाएगा। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, √2 -1। अब क्योंकि 10x बराबर √2 -1 है, इसलिए cot x बराबर क्या हो जाएगा, तो √2 +1 हो जाएगा। √2 +1 हो जाता है, क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे cot x बराबर अगर आप लिखते हैं, cot x बराबर लिखते हैं, क्योंकि आंसर आप यही लगा के आइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर ना सोचिए, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप। cot x का अगर आप लिखेंगे तो 1/10x लिखेंगे, तो 1/√2 -1 लिखेंगे। अब देखिए 1/√2 नीचे रूट आप नहीं रहने देंगे, ठीक है। नीचे जब भी रूट रहता है तो उसको ऊपर ले आते हैं, रूट को नीचे हमेशा जो कि नहीं लिखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या करते हैं, पूरा आपने हाई स्कूल 9 में 8 में पढ़ा होगा, तो चिन्ह का क्या करते हैं, बदल देते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो √2 +1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए cot x बराबर होगा a - b हो जाएगा, ये a + b, a + b क्या होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दोनों में से 1 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि a² - b² होता है। अब देखिए ऊपर क्या बचा, तो ऊपर 1 का गुणा इसमें करेंगे √2 +1 में, तो वही रहेगा। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा √2 +1, नीचे बचेगा 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं, तो √2 +1 हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि 10x बराबर अगर √2 -1 है तो इस चिन्ह को बदल देंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका यही था। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय का मतलब होता है कि p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है, लेकिन q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q का क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं कि पहला देखिए क्या है, कह रहा है घन करना है किसका, 4 का, +4। अब देखिए 4 का घन तो चूंकि होगा नहीं तो रूट में फंस जाएगा। तो कोई भी चीज रूट में होता है और जिसका जो है कि पूर्ण वर्ग ना हो पाए, चाहे पूर्ण वर्गमूल ना हो पाए, तो वो संख्या हमारा परिमेय नहीं होता है। ये तो हमारा परिमेय होगा नहीं। होगा कौन, तो देखिए दूसरा ऑप्शन इसे देखेंगे, घन किसका करना है, 8 का। माइनस में कौन सा है, माइनस में है 2, माइनस में क्या है, 2 है। अब देखिए 8 का तो घन किया जा सकता है, तो 8 का घन क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तो 2, तो 2/2 0, 0/1 आप आराम से लिख सकते हैं, तो ये परिमेय हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी को भी करके देखिएगा, ऐसे नहीं होगा। p/q के रूप में आप लिखेंगे और q जो है कि 0, यानी कि नीचे जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी ऊपर कुछ भी रहे हमें मतलब नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को जोड़ने पर निर्मित आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा चूंकि देखिएगा समचतुर्भुज क्या होता है, देखिए जब भी एक वर्ग मतलब चारों भुजा बराबर होती है, उसको अगर थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है, वर्ग को क्या किया जाएगा, मोड़ दिया जाएगा। वर्ग को जब मोड़ देते हैं तो वही समचतुर्भुज हमारा बनता है। लेकिन जब आयत को मोड़ते हैं तो क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग का मतलब कि चारों भुजा तो बराबर होगा, इसमें 2 विकर्ण भी होगा, देखिए 2 विकर्ण भी होगा। अब कहें कि एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं हम 16 सेंटीमीटर होगा। किसी एक को मान लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर होगा। 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर इसका विकर्ण कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं को जो है कि जोड़ने से जो आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए
मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो सभी भुजाओं को आधा आधा काटेंगे, सभी भुजाओं को क्या करेंगे, आधा आधा काटेंगे और इन्हीं को जोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा ही आपको करना है, इसको आप जोड़ेंगे। अब देखिए इसके मध्य बिंदुओं को काट के अगर हम जोड़े हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि इस भुजा का भी आधा भाग ले लिए हैं, इसका भी आधा भाग लिए हैं, इसका भी आधा भाग, इसका भी आधा भाग। तो जब सबका आधा भाग लिए हैं तो ये जो आकृति बनेगी ये पूरे समचतुर्भुज का आधा भाग ही होगा। ठीक है, पूरे समचतुर्भुज का आधा भाग होगा, क्योंकि हमने सभी भुजाओं को आधा आधा काट करके ये आकृति बनाया है। क्योंकि अब सिंपल था, इसका क्षेत्रफल चूंकि देखेंगे तो बीच में आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ से आप आधा करके लंबाई निकाल लीजिए, यहाँ से आप आधा करके चौड़ाई निकाल लीजिए, गुणा कर दिया हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से निकलेगा 8, यहाँ से निकलेगा 6, 8 के 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेकिन ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको जड़ मजबूत होना चाहिए, और जड़ कैसे मजबूत होगा, तो भाई बने रहिए, हम सीरीज चालू करेंगे एक एक चैप्टर का। क्योंकि देखिए जब तक आप किसी भी चीज़ का जड़ नहीं पता कर लेते, किसी भी चीज़ की कमजोरी आपको नहीं पता है, तो उसको आप नहीं हरा सकते। तो कमजोरी पता करने के लिए आप बने रहिए आराम से, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे, तो देखिए समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 d1 × 2d2। तो d1 d2 क्या है, तो इसका जो है विकर्ण है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल के इसका आधा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु से काट के आकृति को बनाए हैं तो पूरे समचतुर्भुज का ये आधा हो जाएगा। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो 1/2 गुणे 12 गुणे 16, 12 गुणे 16। अब देखिए ये काटेंगे तो 6 बार में 16 6 का कितना हो जाएगा, तो 96। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस पूरे समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल हो गया। और ये जो आकृति बनाए हैं वो इसका आधा है, तो इसका आधा हो जाएगा। तो 96 का आधा कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिंपल है, याद रखिएगा कि जब भी समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जो है कि काट के कोई आकृति बनाते हैं तो आयत बनता है। और आयत का मतलब है कि यहाँ से अगर आधा कर देंगे तो इस आयत का लंबाई निकल जाएगा, इसका आधा करेंगे तो इस आयत का चौड़ाई निकल जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप सीधा इसका आधा करके गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको 1 सेकंड भी बचा लिए आप तो समझिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो टाइम बचाने के लिए ये सब तरीके आप लोग को जानना जरूरी है, और ये तभी जान पाएंगे जब बने रहेंगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं इन सब चीज़ों को। अब देखिए एक चीज़ और है, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु 15 सेंटीमीटर वाली कोर के घन के शीर्ष पर रखा गया है, तो निर्मित आकृति की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा कोई मान लीजिए कि घन है, चूंकि घन तो ऐसे ही बनेगा, देखिए घन तो ऐसे बनेगा। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद आराम से लगा लेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। घन मान लीजिए ऐसे ही रहेगा, तो उसके ऊपर एक शंकु रखा गया, ठीक है। हम शंकु को रखते हैं, घन के ऊपर क्या हुआ है कि एक शंकु को रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक तो उसका व्यास होगा, ये क्या हो जाएगा, उसका ऐसे व्यास हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक तो व्यास होगा, व्यास दे दिया है हमारा, कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो त्रिज्या तो आधा होता है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कि कह रहा है कि जो अब आकृति निर्मित हो रही है और इसकी लंबाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अब जो आकृति बन रही है, यानी इस पूरे आकृति का हमें क्षेत्रफल निकाल के बताना है। क्योंकि इस सवाल को मैं बता रहा हूँ कि 5 मिनट से ज़्यादा ही लड़के लेकर के बनाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। लेकिन आप कहे तो हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ का नस पता है ना, तो आप उसको जो है कि हरा सकते हैं। तो नस पता होना चाहिए। देखिए अगर देखेंगे तो शंकु का, क्योंकि शंकु का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है कि पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर पाई आर
इंटू एल प्लस आर, शंकु क्या होता है क्षेत्रफल, तो शंकु का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इस घन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब ये पूरा जो आकृति बना उसका क्षेत्रफल हमें मालूम पड़ेगा। तो देखिए चूंकि बनाना बहुत आसान है, बस सीख लीजिए इसको। अब देखिए एक शंकु में याद रखिएगा कि जब भी उसका ऊंचाई हम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ भी हमारा समकोण त्रिभुज, यानी एक शंकु में दो समकोण त्रिभुज बनेगा, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। अब देखिए 7 दे दिया है आधार, ऊंचाई कितना दे दिया है, यानी लंब कितना दे दिया है 24। तो आप सीधा कहेंगे कि इसका जो कोण होगा, यानी कि ये जो तिरछी ऊंचाई शंकु की होगी ये 25 होगा। 25 होगा, कैसे होगा देखिए, हमने ट्रिपलेट पढ़ा रखा है कि 7 के साथ कौन बनाता है, तो 7 एक होगा, 24 होगा, 25 होगा। क्यों? क्योंकि 7 तो n हो जाता है। अब ट्रिपलेट भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो जो कि n 7 क्या है, तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2। क्योंकि सीख लेते हैं, हमें सिखाना है, पहले सीख लेते हैं पहले। देखिए तो n के जगह पे क्या लिखेंगे 7, n के जगह पे क्या लिखेंगे 7। अब उसके बाद से जो संख्या होगा क्या होगा, तो n स्क्वायर माइनस 1/2, तो 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 7 7 49, और 49 का एक जो कम करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48/2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 48/2 24 हो जाएगा। फिर अब तीसरा संख्या क्या होगा, तो n स्क्वायर, देखिए n स्क्वायर प्लस 1/2, तो n स्क्वायर 7 7 49 और एक 50, तो 50/2 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ट्रिपलेट पढ़ लीजिए क्योंकि इससे आसान हो जाता है। क्योंकि आप ऐसे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो वैसे भी लगेगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपको ये तरीका पता है ट्रिपलेट निकालने का तो आराम से लिखेंगे 25 यहाँ पे। क्योंकि याद रखिए कि जब भी विषम संख्या का ट्रिपलेट बनाते हैं तो यहाँ अगर 24 है तो इसका एक ज़्यादा यहाँ पे हमेशा रहेगा, इससे एक ही ज़्यादा यहाँ पे रहेगा, तो 24 है तो 25 ही रहेगा। और ज़्यादा अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 रहता तो यहाँ 4 रहता, और 4 से एक अधिक यहाँ पे रहता है, यानी 5 रहता। ठीक है, तो ऐसे भी आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए शंकु का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ से। पाई का मान कितना है, तो 22/7 हम मानते हैं। आर कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो आर ही मानेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारा कितना है 7 है। अब देखिए ब्रैकेट में एल कितना निकल गया हमारा 25, एल हमारा कितना होगा 25, एल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, तो एल हमारा हो गया 25 प्लस आर का मान कितना है, तो 7 है। आर का मान कितना है 7 है। अभी एक चीज़ और बता रहे हैं, देखिएगा। अब देखिए इससे इसको काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 22, यहाँ से कितना बचेगा 25 और 7 32, 25 7 32 का गुणा करेंगे तो आएगा आंसर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब भी किसी शंकु में अगर जो है कि त्रिज्या 7 दे दे तो बिना सोचे समझे उसका क्षेत्रफल 704 आपको लिखना है। क्योंकि 7 देगा तो देखिए शंकु में समकोण त्रिभुज बनता है, और जब भी 7 रहेगा तो 7 के साथ ट्रिपलेट वही बनाएगा, ये 24 बनाएगा, ये 25 बनाएगा। 7 के साथ कौन ट्रिपलेट बनाएगा 24 और 25। तो क्षेत्रफल निकालने में जरूरत किसकी पड़ती है, तो एक तो तिरछी ऊंचाई की और एक हुई 7 की। तो जब 7 पता चल जाए तो ऑटोमेटिक आप कहेंगे कि हमारा तिरछी ऊंचाई कितना होगा, तो 25 ही होगा। तो जब 7 मिल गया और ये 25 होगा तो आप बिना सोचे समझे क्या कहेंगे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 704 ही होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 704 आप बिना सोचे समझे लगा के आएंगे अगर शंकु का अगर त्रिज्या आपको मालूम हो गया कि त्रिज्या 7 है, क्योंकि ये बेस होता है ना, ये बेस होता है। और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जब शंकु हम पढ़ाएंगे यानी कि जब 3D पढ़ाएंगे तब आपको सब चीज़ें जो है कि समझ में आएंगी। तो ये तो हो गया 704। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए घन का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें 6 को भुजा होगा तो 6a² इसका क्षेत्रफल हो जाता है। घन का क्षेत्रफल क्या होगा 6a²। तो 6 × a कितना दे दिया है इसका 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब 6 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 25 कितना होगा 30, 6 दूना 12 3 15, 6 दूना 12 1 13, तो 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर था इसका आ गया। घन का क्षेत्रफल कितना आ गया 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल शंकु का कितना आ गया, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसको आप एक बार समझ लीजिए
समझ लेंगे तो आपको जो है कि ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे ही पता चलेगा कि 7 है इसका जो है त्रिज्या, तो आप सीधा लिखेंगे 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा, मतलब क्षेत्रफल होगा। ठीक है, 704 इसका लिखेंगे, इसका आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका 14 भी दे सकता था, 12 भी दे सकता था, है ना। इस हिसाब से आप यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालना बहुत आसान है, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1350 और 704 आप जोड़िए। कहाँ जोड़े? देखिए यहाँ जोड़ लेते हैं। 1350 अब प्लस 704 अगर जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 4। और देखिए 5 यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा? 7 3 10 0, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 2054 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा पूरा एरिया जो है, जो एरिया निर्मित हो रहा है उसका क्षेत्रफल हमारा कितना होगा? तो 2054 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये चीज़ हमने इसलिए बताया है ताकि आपको नॉलेज रहेगा। अगर हमें लगाना होता तो हम 7 है ना, तो सीधा 704 लिख के यहाँ पे 1350 जोड़ के हम आंसर ला देते। 1 मिनट के अंदर आप आंसर ला लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें सीखना पड़ेगा आपको। आपको लगता है कि ट्रिक पढ़ने से हो जाता है तो क्वेश्चन एक बार उठा के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट वाइज उठा के देख लेना। जो टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं ना, भूल जाएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है। ठीक है, तो देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि बैंक में दीपा 6250 रुपये की राशि जमा करती है, जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, 7840 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी? अब देखिए, अब ऐसे तो आपके गुरुजी पढ़ाएंगे नहीं। गुरुजी पढ़ाएंगे कि 5000 रुपया है तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वो कहेंगे कि अगर 3 साल में 4 गुना होता है तो 5 साल में कितना गुना होता है। लेकिन असल में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो सवाल कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि उन्हें आएगा ही नहीं, पढ़ा कैसे पाएंगे। देखिए ये 6250 रुपया जमा किए, 6250 रुपये उसने जमा किया, यानी कि ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अब वो हो गया है 2 साल में, 2 साल में 7840 रुपये हो गया है, यानी ए हो गया है। ए बराबर कितना दे दिया है? 7840। टी बराबर कितना दे दिया है? 6250 रुपये। अब हुआ कितने में है? तो 2 साल में। टाइम भी दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। और क्या पूछ रहा है? तो रेट हमसे पूछ रहा है कि रेट क्या होगा। अब चूंकि कहाँ से फॉर्मूला आता है थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। एक बार हमने 8वीं 9वीं से आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि ए बराबर होता है पी 1 + r बटे में 100 पावर कितना होता है n। यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा और यहीं से जो हम फॉर्मूला बताने वाले हैं वो यहीं से बनता है। अगर यहाँ से हम r का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा? a बट्टे पी, ये हो जाता है रूट में, माइनस हो जाता है 1 और जो है कि पावर इसके ऊपर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप हटाओगे तो ये करड़ी में हो गया और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100, इंटू क्या हो जाएगा? 100। और ये r का जो मान होता है ना, वो इसी फॉर्मूले से निकलता है। बहुत लोग और बहुत धनुर्धर लोग होंगे तो बताएंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि आता कहाँ से। तो चूँकि देखिए जो फार्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वहीं से फार्मूले बनते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूले बनाए जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं रहता है। तो ये रेट का फार्मूला आपको पता चल गया है कि रेट का जब रेट निकालना हो, ए दिया हो, पी दिया हो और टी दिया हो, यानी टाइम दिया हो, तो रेट का फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो ए बट्टे पी और ये रूट में रहेगा -1 × 100 हो जाता है। ये हमारा रेट का फार्मूला। अब इसको हम मिटा देते हैं और डायरेक्ट सवाल लगाते हैं। डायरेक्ट अब सवाल लगाते हैं, देखिए कितना आसानी से लगेगा। रूट में करेंगे हम, रूट में क्या था? ए, तो ए का मान कितना है? 7840 बटे में पी का मान कितना है? तो 6250 -1 करना है हमको और सबका गुणा किससे करना है? तो 100 से। सबका गुणा किससे करना है? 100 से। अब देखिए 0 से 0 आप यहाँ से काट सकते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 784 किसका वर्गमूल होता है? आप कहोगे कि 28 का वर्ग तो 784 होता है, तो 784 का जो है कि वर्गमूल क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 का वर्गमूल 784 होता है, तो 784 का जो है कि वर्गमूल क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 का वर्गमूल 784 होता है, तो 784 का जो है कि वर्गमूल क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 का वर्गमूल 784 होता है, तो 784 का जो है कि वर्गमूल क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 आप यहाँ से काट सकते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 784 किसका वर्गमूल होता है? आप कहोगे कि 28 का वर्ग तो 784 होता है, तो 784 का जो है कि वर्गमूल क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा।
क्योंकि रूट में है तो रूट का मतलब होता है कि किसी का वर्गमूल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 दे देता तो इसका घन करना पड़ता है ना, घन मूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। अब ऐसे ही 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो 25 होता है। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। एक को हमको घटाना है, यहाँ से एक को क्या करना है, घटाना है और 100 से गुणा करना है। चूँकि बस मेथड समझ लीजिए, आप आराम से लगा लेंगे। अब सीधा यहाँ से करते हैं कि 784 का मतलब होता है 28, 28/25 - 1, तो 28/25 का मतलब 3/25 गुणे 100, तो कितना आ जाता है हमारा 12% आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले। तो देखिए आगे 28/25, तो 25 का गुणा इसमें करेंगे और 28 में से इसको घटाएंगे, तो 25 से कम 25 - 28 तो कितना हो जाएगा 3, और 3 बटे नीचे बचेगा 25। गुणा किससे करना है, तो हमें 100 से करना है। अब देखिए 25 चौक को 100, 25 से कम 25, 25 चौक को 100 और 4 3 कितना हो जाएगा 12%। यही हमारा आर का मान है, यानी कि ब्याज कितना लग रहा होगा, तो 12% ब्याज हमारा लग रहा होगा। सिंपल तरीका है, लेकिन आपको सीखना था कि जब ए दे दे, पी दे दे और टी दे दे तो आर कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के केस में। तो ए बट्टे पी -1 × 100, ए बट्टे पी -1 × 100, और ये रूट में रहेगा। ए बट्टे पी कितने में रहेगा, तो रूट में रहेगा। आप आराम से लगा लेंगे। देखिए एग्जाम में आप इतना लिखेंगे नहीं, एग्जाम में अगर आता तो आप सीधे लिखते ऊपर 28/25 - 1 गुणे 100, तो 28/25 - 1 का मतलब क्या होगा 3/25, और 3/25 गुणे 100 का मतलब 25 चौक को 100, आप 4 3 12% हमारा आंसर रहता है। अब 1-2 क्वेश्चन हो सके तो और देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है कि 689 की वॉशिंग मशीन बेचने पर राजू को 6% का लाभ मिला है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 600 कह रहा है कि 689 रुपये में बेचा है, 689 रुपये में बेचा है, तो उसको 6% का लाभ हुआ है। अच्छा, जो कि देखिए खरीदा होगा तो 100% में खरीदा होगा। क्रय मूल्य क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। जो चीज़ आप खरीदते हैं, जो चीज़ आपके पास, अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपये का खरीदा है तो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अब देखिए 100% में उसने खरीदा है, लेकिन बेचा है तो लाभ कितने का होगा, 6% का। तो 100% का खरीद के 6% लाभ पर बेचोगे, 6% लाभ पर बेचोगे तो 6% में ऐड हो जाता है, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाता है, तो 106%। यानी 100% का सामान कितने हो गया, 106% का। लेकिन बेचा कितने में असल में, तो 689 में, तो 106% का मान कितना हो जाएगा, 689 रुपये। अब चूँकि 106% का मान 689, तो 100% का मान है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए क्रय मूल्य का मतलब 100%, तो 100% का मान हम निकालेंगे यहाँ से 689, और ये इधर जाके क्या कर देगा, भाग दे देगा। 106 गुणे 100 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये किससे कटेगा, तो 53 से कटेगा। ये हो जाएगा हमारा 50, अरे 50 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 50 गुना 100, अब 53 गुना 106। अब 53 से इसको काटिए, 53 एकम 53, 53 एकम 53, और यहाँ से कितना हो जाए 7 8 15 159, तो 53 50 के 150, 3 3 91 159 हो जाएगा, तो 3 घर में जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 13 का गुणा 5 में करोगे तो 13 25 65, एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, यही हमारा 650 रुपये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि 689 में बेचा है, 6% का लाभ हुआ है, यानी कि 106% वैल्यू है। 106% का मान इतना है, तो 100% का मान 650 रुपये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि 1640 पर 7.5% की साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में जो प्राप्त राशि होगी वो कितनी होगी। 1640 रुपये दे दिया है, 1640 रुपये ए हो गया, पी हो गया। अब कह रहा है कि 7.5% की दर से, टाइम हमको दे दिया है, 6 वर्ष। तो आपने साधारण ब्याज पढ़ा होगा। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि मूलधन
गुणे दर गुणे समय बटे में 100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज तो यही होता है। अब देखिए अगर यहाँ से दशमलव को हटाएं, दशमलव को अगर यहाँ से हमें हटाना है तो यहाँ एक जीरो और बढ़ाना पड़ता है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉइंट हटेगा। तो दशमलव हटाए हैं तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब ऊपर 75 है, नीचे 100 है, तो ये 25 से कटेगा। तो 25 3 75 और 25 चौको 100। अब 4 से इसको काटिए। देखिए 4 चौको 16 और 4 एकम 4, 41 से कट गया। अब 41 तो 36 18, यहाँ से 41 बचा और यहाँ से कितना बचा 36, 28 पे गुणा कर दीजिए। अब देखिए 18 एकम 18, 18 एकम 18 हाथ में कितना आया 1। अब 18 चौको 72 1 73, तो 338 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यानी 1640 रुपया अगर आपने 6 साल रखा है साधारण ब्याज की दर से, तो 6 साल में कितना ब्याज देगा, तो 700 जो है कि 38 रुपये आपका ब्याज देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।